हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 से लेकर के 7 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम नोट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर इसके 2-3 बार रिवीजन के लिए वीडियो आ जाएंगी बाद में। सबसे पहले तो हमें नोट्स बनाने हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर के 7 जून के करंट अफेयर्स 2022 लास्ट 4 से 5 महीने के मैं कंप्लीट कर दूंगी विद इन मंथ। 1 मंथ के अंदर कोशिश करूंगी मैं कि ऐसा हो जाए। 1 सेकेंड, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू पीएम मोदी। मोदी जी से रिलेटेड न्यूज़ है कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल। इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जो है इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने, और जिसको नाम, जो पूरा फेस्टिवल का नाम है उसका नाम है भारत ड्रोन फेस्टिवल और भारत ड्रोन महोत्सव 2022। दिस इज़ द नेम ऑफ दिस ड्रोन फेस्टिवल, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। और ये कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है इसका? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। प्रगति मैदान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ओके। और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नॉट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, लिख के देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, रोड है तो चलती रहती है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, उसने कंडक्ट किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो बेसिकली मेल्स होते हैं, ईमेल होते हैं, उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन से एरिया में लेके जाने की कैपेसिटी रखता है। वो है एरिया ऑफ कच्छ जो गुजरात में है। ठीक है, इस एरिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ईमेल तो ऑनलाइन हो गया, ये फिजिकली दिस इज गोइंग टू बी डन। ये मेल लेके जाया जा सकते हैं। और भारत ड्रोन महोत्सव में शोकेस की गई है इंडियाज़ फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है E200। इसको शोकेस किया गया है भारत ड्रोन महोत्सव में। ओके, एंड दैट इज इट। वन मोर थिंग, इसी में भारत ड्रोन महोत्सव में लार्सन एंड ट्यूब्रो जो कंपनी है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ। और जो एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, ये क्या है? एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप। फाइन, आई होप दिस मच इज इनफ फॉर दिस न्यूज़ कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया इंडिया का सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का, जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। कहाँ पे किया? प्रगति मैदान कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करता है, उसने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और पायलट प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उससे क्या होगा? मेल को फिजिकली ड्रोन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कच्छ एरिया में जो गुजरात में है वहाँ पे ले जाया जा सकता है। ओके, और इसके अंदर एक शोकेस किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है E200। और इसी के अंदर लार्सन एंड ट्यूब्रो ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, जो एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। फाइन, दिस मच इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 2। दिस इज रिलेटेड टू अगेन पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रिलीज़ किया है, क्या रिलीज़ किए हैं? बेनिफिट्स रिलीज़ किए हैं जो रिलेटेड है, जो बेनिफिट्स यूज़ किए जा सकते हैं बाय द पब्लिक अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ठीक है, पीएम
केयर्स, पीएम केयर्स स्कीम जो बच्चों के लिए है, उसके बेनिफिट्स बच्चे उठा सकते हैं, तो उसको रिलीज़ किया है किसने? पीएम मोदी ने रिलीज़ किया है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2021 में, इट वाज लॉन्च्ड। ओके। और इसी के अंदर जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को टास्क मिला है कि वो इम्प्लीमेंट करे पीएम केयर्स फंड को, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे। किसके साथ मिल करके? इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो रिक्वायर है, जिनके साथ पार्टनरशिप करना, स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके, यूनियन टेरिटरीज के साथ पार्टनरशिप करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। और बेसिकली ये स्कीम प्रोवाइड करेगी 4,000 रुपये प्रोवाइड करेगी हर महीने। ठीक है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक बच्चे की। ओके। उसकी हायर एजुकेशनल के लिए स्कॉलरशिप भी देगी, हायर एजुकेशनल स्कॉलरशिप। देखिए सारा सब कुछ मैं लिखने लगूंगी तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा और वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, तो ये समझ लेना, ईडी का मतलब एजुकेशन। सो हायर एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी लॉन्च की है। और पीएम केयर्स जो है वो एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करेगा, एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करेगा फॉर चिल्ड्रन हु वांट टू गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। अगर बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ओके। इसके साथ एक मंथली स्टिपेंड्स जो है, मंथली स्टिपेंड मीन्स कहते हैं कुछ अमाउंट मंथली दिया जाएगा उन चिल्ड्रंस को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया ड्यू टू कोविड की वजह से, और जिनकी एज 18 से लेकर 23 के बीच में है उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। व्हेन दे विल बी 23 ईयर्स ऑफ एज दे विल गेट 10 लाख रुपीज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके। दिस इज ओनली फॉर those children who lost their parents during the pandemic. One more thing, a passbook, one passbook, एक पासबुक भी दी जा रही है। ठीक है। एक हेल्थ कार्ड भी बनवाया जा रहा है उनका फॉर देयर ट्रीटमेंट्स ऑफ अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का अगर कोई प्रॉब्लम आती है आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, दे विल बी अलाउड टू that the government will invest up to 5 lakh rupees in health if they are going through under severe health problem. In that case they will be given 5 lakh rupees, and they will be given 10 lakh rupees when they complete their age of 23. This much is done. Now let's move on to next news. This is too, I hope clearly visible how. Okay. So, third news is related to Andhra Pradesh. Third news is related to Andhra Pradesh. एंड आंध्र प्रदेश स्टेट ने साइन किया है एक रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया है जिसकी वर्थ है अराउंड 16 बिलियन यूएस डॉलर इज द वर्थ 16 बिलियन यूएस डॉलर। ऑल्सो आंध्र प्रदेश ने साइन किया है रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट, रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ ये पैक्ट साइन किया है, जो बेसिकली वर्क करता है ग्रीन को एंड ऑरबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। सो आंध्र प्रदेश ने साइन किया है रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट पैक्ट विद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑफ 16 बिलियन यूएस डॉलर का। ओके फाइन। इसके साथ साथ में अडानी आंध्र प्रदेश ने तो किया ही है, साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी साइन किया है अपने 10th एडिशन जो उनका था मैग्नेटिक महाराष्ट्र
2.0 प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला था, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 प्रोग्राम, उसके 10th एडिशन में साइन किया है। 23 MOU साइन किए हैं जिनकी नेट वर्थ है $4 बिलियन। $4 बिलियन जिनकी नेट वर्थ है। ऐसे 23 MOU साइन किया है। MOU समझते हो ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 में 23 MOU साइन किए गए हैं जिनकी टोटल वर्थ है $4 बिलियन। फाइन। इसके साथ साथ में एक और स्टेट कर लेते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिससे वो बना सकते हैं क्या? डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप। डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, डिजिटल स्टेट पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए तेलंगाना ने मास्टर कार्ड के साथ ये MOU साइन किया है। ये हमारी तीसरी न्यूज़ कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ न्यूज़। सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, ठीक है, आर कैपिटल मार्केट। सो सेबी ने रीस्ट्रक्चर किया है किसको? एक कमेटी को रीस्ट्रक्चर किया है, रीस्ट्रक्चर। उस कमेटी का नाम है रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। तो इसको क्या किया है? रीस्ट्रक्चर किया है किसने? सेबी ने। और बेसिकली वो क्या करता है? उसका काम है, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी का काम है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को रिव्यू करना। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को रिव्यू करना, किस लिए रिव्यू करना? फॉर कैश एंड डेरिवेटिव्स के लिए, कैश के लिए एंड डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है, उसका रिव्यू करना। और जो ये 14 मेंबर कमेटी है, 14 मेंबर कमेटी है, इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड करेंगे प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। जयंत आर वर्मा ये इसको हेड करेंगे। और जयंत आर वर्मा कौन है? IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू हेड दिस कमेटी एंड सो इसका रिस्ट्रक्चर किया है सेबी ने, ठीक है। और बहुत सारे मेंबर्स है, जो 14 टोटल मेंबर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ किसने हेड किया है कमेटी को वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसका बेसिक पर्पस क्या है कमेटी को फॉर्म करने का, वो इम्पोर्टेंट होता है। सो रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी उसका नाम है। और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को रिव्यू करने का काम है किसके लिए? कैश के लिए और डेरिवेटिव्स के लिए। दैट इज इट, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन इट। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। माधवीपुरी बुच उसकी चेयरमैन है, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 5 इज़ रिलेटेड टू रामनाथ कोविंद। ये पुराना है लेकिन मैं तो अभी बना रही हूँ, तो अभी तो पता है हमें प्रेसिडेंट चेंज हो गया है, पर उस टाइम रामनाथ कोविंद जी ही थे। सो रामनाथ कोविंद जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के उस टाइम पे है, ठीक है। और उन्होंने बेसिकली अपॉइंटमेंट किया है किसका? पीके मोहांते। पीके मोहांते का अपॉइंटमेंट किया है। और पीके मोहांते मीन्स प्रदीप कुमार मोहांते। सो नाम है प्रदीप कुमार मोहांते। प्रदीप कुमार मोहांते का अपॉइंटमेंट किया है। किस चीज़ का अपॉइंटमेंट किया है उनका? जो बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। DFS मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको भी लिखो क्या? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के एडिशनल सेक्रेटरी है। अब ये तो समझ जाना, एडिशनल सेक्रेटरी है। और इनका अपॉइंटमेंट किया है पार्ट टाइम मेंबर। PTM मीन्स पार्ट टाइम मेंबर। किसमें? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पार्ट टाइम मेंबर बनाया है पीके मोहांते को, जिनका पूरा नाम प्रदीप कुमार मोहांते है। ही इज़ करेंटली वर्किंग एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज and this appointment is given by Ramnath Kovind, who is the president of India, ठीक है। एंड ही इज़ गोइंग टू सक्सीड whom? ही इज़ गोइंग टू सक्सीड वांदिता कोल, ठीक है। वांदिता कोल की जगह उन्होंने ली है, ओके।
और जो ये पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये कंसिस्ट करता है, इसके पास एक तो चेयरमैन होता है, ठीक है, 3 इसके होल टाइम मेंबर्स होते हैं और 3 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट 2 पार्ट टाइम मेंबर्स की पोजीशन तो फिल है, लेकिन एक खाली पड़ी थी, ठीक है, एक खाली थी, एक वेकेंट थी। तो उस वेकेंट सीट पर अब कौन आ गए? पीके मोहंती जी आ गए हैं। ओके फाइन, इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ओके फाइन, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट किया है किसका? पंकज कुमार का अपॉइंटमेंट किया है गवर्नमेंट, पंकज शर्मा का, सॉरी, पंकज शर्मा का अपॉइंटमेंट किया है, जो जॉइंट सेक्रेटरी है फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। देखिए जॉइंट सेक्रेटरी है, और जो पीके मोहांती थे वो एडिशनल, वो कौन थे? पीके मोहांती कौन थे? जब मैंने कुछ घपला कर दिया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सुनिए ध्यान से, जो ये अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, रामनाथ कोविंद जी ने नहीं किया है, ठीक है। पहली बात तो रामनाथ कोविंद ने अपॉइंटमेंट नहीं किया है, ये अपॉइंटमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीके मोहांती का नहीं किया है, पंकज शर्मा का किया है, सॉरी माय मिस्टेक। पंकज शर्मा जी का अपॉइंटमेंट किया है, पीके मोहांती का नहीं किया। पीके मोहांती का भी किया है, लेकिन वो नेक्स्ट न्यूज़ है। सो पंकज शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। पंकज शर्मा, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जो जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, उनका पार्ट टाइम मेंबर बनाया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इतना ये सब बिल्कुल सही है, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन होता है, 3 होल टाइम मेंबर होते हैं और 3 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। फिलहाल 2 पार्ट टाइम मेंबर थे, एक सीट वेकेंट थी, और उस पर पंकज शर्मा आ चुके हैं, और उन्होंने रिप्लेस किया है वांडिता कोल को। न्यूज़ ये है, इट इज़ नॉट अबाउट पीके मोहांते जी, इट इज़ अबाउट पंकज शर्मा। मैं पंकज शर्मा दोबारा लिख देती हूँ फॉर योर, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पंकज शर्मा, ही इज जॉइंट सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके सो, और जो ये पीके मोहांते हैं, ठीक है, पीके मोहांते जो है, ये पंकज शर्मा नहीं है, ठीक है, और ये जॉइंट सेक्रेटरी भी नहीं है, और इसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका अपॉइंटमेंट किया रामनाथ कोविंद ने। रामनाथ कोविंद ने अपॉइंटमेंट किया है किसका? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहांते, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहांते का, जिनके पास एडिशनल चार्ज है लोक चेयरपर्सन का, ठीक है। उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरपर्सन का, लोकपाल चेयरपर्सन का। उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है एज चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑन 27 मई 2022 को। उनका चेयरपर्सन का जो कार्यकाल था वो कंप्लीट हो चुका है, ओके। लेकिन उनको दोबारा से उनको एक्सटेंशन मिला है, एडिशनल चार्ज मिला है फॉर द सेम पोस्ट। और जो ये पिनाकी चंद्रा घोष है,
यार मैं इसको मैं खुद कंफ्यूज हो चुकी हूँ। प्रदीप कुमार मोहांते जी एडिशनल चार्ज मिला है लोकपाल चेयरपर्सन का, और इनका टेन्योर खत्म नहीं हो रहा, टेन्योर खत्म हुआ था पिनाकी चंद्रा घोष का, पिनाकी चंद्रा घोष का। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड आई एम सॉरी फॉर इट, मैं आगे ये मिस्टेक नहीं करूँगी। पिनाकी चंद्रा घोष जो पहले चीफ बने थे लोकपाल के, फर्स्ट चीफ बने थे लोकपाल के, कब बने थे? मार्च 2019 में बने थे, पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्रा घोष। उनका जो कार्यकाल है, टाइम है उनका, वो 27 मई को ख़त्म हो गया। अब उनकी जगह पे एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल के चेयरपर्सन का पिनाकी सॉरी प्रदीप कुमार मोहांते जी को, हु इज़ ऑल्सो अ जस्टिस। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट किया है रामनाथ कोविंद ने। सो रामनाथ कोविंद, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैज़ गिवन Justice Pradeep Kumar Mohante additional charge of Lokpal chairperson after Justice Pinaki Chandra Ghosh completed his tenure or time period as chairperson of Lokpal on 27th of May 2022. Or Pinaki Chandra Ghosh was appointed the first chief of Lokpal in March 2019. ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ, और ये भी क्लियर हो ही गया होगा। ओके, आराम से करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। सो जो लोकपाल होता है उसको हेड किया जाता है एक चेयरपर्सन के थ्रू। ठीक है, और उसके साथ 8 उसमें मेंबर्स होते हैं, 8 उसमें मेंबर्स होते हैं, और फिलहाल 6 मेंबर्स हैं। करंटली देयर आर ओनली 6 मेंबर्स इन लोकपाल। ठीक है, तो ये न्यूज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 7 पर, दैट इज़ रिलेटेड टू परम अनंता। परम अनंता। सो परम अनंता बेसिकली क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है परम अनंता। इसको कमीशन किया गया है आईआईटी गांधीनगर में, आईआईटी गांधीनगर में इसको कमीशनड किया गया है, और जो कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, और किसके अंदर है? किसके, कौन से मिशन के अंदर इसको कमीशन किया गया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको कमीशन किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, और बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है। दिस परम अनंता इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो परम अनंता is a joint initiative of Ministry of Electronics and Information Technology and Department of Science and Technology. ओके, और इस सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है सुनीता वर्मा ने, जो कोऑर्डिनेटर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख देती हूँ। और एक और चीज़, जो ये 838 टेराफ्लॉप्स, पूरा इसका नाम ये है, 838 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर सिस्टम। एससी मीन सुपर कंप्यूटर, नॉट सुप्रीम कोर्ट। सुपर कंप्यूटर जिसकी पास पावर है 7400 सीपीयू कोर्स की, सीपीयू कोर। ठीक है, 52 टीबी रैम है इसकी, और 1 पीआईबी स्टोरेज है, 1 पीआईबी स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, सो या जितनी भी हाई एंड स्टिमुलेशन होती है उसको रन करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 8 पर। सो दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे एंड 2022। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया गया है अक्रॉस द ग्लोब बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑब्जर्व किया है। और किस दिन ऑब्जर्व किया है? 31 मई 2022 को ऑब्जर्व किया है। और इसका थीम क्या है? थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टोबैको
थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, थ्रेट है टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। दिस इज द थीम, थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, वर्ल्ड नो टबैको डे ऑब्जर्व बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पता ही होगा बहुत सारे डे जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है, कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व किया है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। और किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई को। इसका थीम क्या है? टबैको थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। एंड दिस डे इज ऑब्जर्व across the globe to create awareness about the harmful effect of using tobacco का यूज़ करने से, एंड इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द अबाउट द डेंजर ऑफ यूजिंग टबैको। ओके, सो हार्मफुल इफेक्ट बताता है टोबैको के और उसको यूज़ करने के। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाइक कर दिया है। हाइक मतलब समझते हो? इंक्रीज कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स। किसके? इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स बढ़ाए हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अब देखिए मैं लिखने नहीं वाली हूँ पूरा नाम। इसके रेट बढ़ाए हैं और किसके बढ़ाए हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं टू मेक देम इकोनॉमिकली विजिबल वायबल, इकोनॉमिकली वायबल हो सके, लोग यूज़ कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के इंश्योरेंस के प्रीमियम रेट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। और ये रिवीजन जो हुआ है रेट्स में पहली बार हुआ है 7 सालों में, ठीक है। 7 ईयर्स में पहली बार हुआ है। 7 सालों में मतलब कि जो ये दोनों की दोनों स्कीमें कमेंस हुई थी 2015 में, 2015 में तो ये लॉन्च हुई थी। तो 7 सालों में पहली बार इनके रेट बढ़े हैं। और जो ये नए रेट है वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगे 1 जून से। दिख रहा है ना? 1 जून 2022 से ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। द रिवीजन प्रीमियम रेट्स विल बी इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2022। ओके, अब इसके साथ साथ में एक और चीज़ है, ये हमने कंप्लीट किया। सो रेट कितने बढ़ाए हैं? पहले कितने थे, अब कितने हैं, कितने का चेंज आया है, वो सब देख लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, और पहले इसके देख लेते हैं। सो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो पहले रेट थे 330 रुपये देने पड़ते थे साल के, अब कितने देने पड़ेंगे? 436 रुपये देने पड़ेंगे साल के, ठीक है। दिस इज द अमाउंट विच इज till now available for to give premiums। तो कितना देना पड़ता था? 330 रुपीज़ देना पड़ता था साल के। नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 436 रुपीज़ पर ईयर। ओके, वन मोर थिंग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के भी रेट बढ़े हैं। सुरक्षा बीमा योजना के सो पहले वो कितने थे? 12 रुपये थे पर एनम, ठीक है। अब वो कितने कर दिए? 20 रुपये पर एनम। ओके, दिस इज द न्यू रेट्स 436 एंड 20। ये मत कर देना ये और ये, ठीक है। ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा बीमा योजना के कम थे, जीवन ज्योति बीमा के ज़्यादा थे, ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेरे को तो लगता नहीं है, जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू पीएम मोदी। पीएम मोदी से ही रिलेटेड है और उन्होंने इनोग्रेट किया है, ही इनोग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट, संसार का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनोग्रेट किया है, ठीक है।
और जो ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट बन रहा है, इसे बना कौन रहा है, इसको बना रहा है इफ़को। ठीक है, इफ़को पता होगा, इंश्योरेंस के प्लान आते हैं उसके, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब के। सो इफ़को इसको बना रहा है वर्ल्ड के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट को। और कहाँ पे बना रहा है? गुजरात के कालोल में। गुजरात के कालोल में इफ़को। इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ी नहीं है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited has developed world first nano urea liquid plant at Kalol in Gujarat, and it is inaugurated by PM Modi. ठीक है, ओके। और ये फैसिलिटी बेसिकली डेडिकेट की गई है नेशन को। गांधीनगर गुजरात में एक सेरेमनी हुई थी, उसके उसके दौरान की गई थी। एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड, इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री बनी है, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री ग्लोबली आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड, सो ग्लोबली टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, दे आर स्टार्टिंग कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया, नैनो यूरिया का। ठीक है, एंड बेसिकली कलोल का जो ये प्लांट है, इसमें इन्वेस्टमेंट लगी है 175 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं इस प्लांट को बनाने में। ओके, एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड कि जो ये प्लांट है ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख बोतल 500 मिलीलीटर की बना पाएगा नैनो यूरिया की पर डे। आई एम टॉकिंग पर डे, तो 1.5 लाख बोटल्स बना पाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी कितनी? 500 मिलीलीटर, यानी कि आधा लीटर। ठीक है, मिलीलीटर की इसकी कैपेसिटी होगी, पर डे बना पाएगा। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकेंड ऐसी कंट्री बनी है वर्ल्ड वाइड, सेकेंड कंट्री बनी है वर्ल्ड में। ठीक है, आफ्टर एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर के बाद, समझ गए होंगे जिन्होंने अच्छे से करंट अफेयर्स पुराने पढ़े होंगे। एल सेल्वाडोर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सेकंड ऐसी कंट्री बनी है जिसने बिटकॉइंस को लीगल कर लिया है और अडॉप्ट कर लिया है बिटकॉइंस को एज लीगल लेंडर और लीगल टेंडर। सबसे पहले इसका नाम, इसको लीगली अडॉप्ट किया था एल सेल्वाडोर कंट्री ने। अभी किसने कर लिया? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने कर लिया है एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। नाउ बिटकॉइंस विल बी द ऑफिशियल करेंसी ऑफ दीज टू कंट्रीज। ठीक है, ओके। और जो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, बेसिकली इसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइंस को अपनी, इसकी खुद की करेंसी तो है ही है और इसको भी ऑफिशियल करेंसी मान लिया है। उसकी खुद की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, दिस इज़ इट्स ऑफिशियल करेंसी। और इस ऑफिशियल करेंसी के साथ एक और ऑफिशियल करेंसी हो गई, दैट इज़ बिटकॉइंस। ठीक है, और एक फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश किया है, इस्टेब्लिश अ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश किया है 27 अप्रैल 2022 को। किस दिन किया है नॉट इम्पोर्टेंट, पर ये सिर्फ याद कर लेना कौन सी कंट्री है, कौन से नंबर की कंट्री है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया है ऑफिशियल करेंसी, और उसकी एग्जिस्टिंग करेंसी कौन सी है। बस इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 12। ट्वेल्थ न्यूज़ क्या है? तो एक फेस्टिवल हुआ है और उस फेस्टिवल का नाम है, आगे कर लेना चाहिए था, चलो देख लो अभी इसमें थोड़ा बहुत। 75th एनुअल केन्स फेस्टिवल हुआ है, एनुअली होता है, और फेस्टिवल का नाम है केन्स फिल्म फेस्टिवल। केन्स फिल्म फेस्टिवल। अब जो ये केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? फ्रांस में हुआ है, फ्रांस में केन्स में। ठीक है,
फ्रांस में केन्स एक जगह है, वहाँ पे केन्स फिल्म फेस्टिवल हुआ है और इसको डेजिग्नेट किया गया है। इसका नाम क्या किया गया है? एज डेजिग्नेट एज होमेज। किसका? अमेरिकन फिल्म्स का। अमेरिकन फिल्म्स का ये घर है, ठीक है। ऐसे इसको नाम दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 के एक शो में दिया गया था और उस शो का नाम था ट्रूमैन शो। ट्रूमैन शो, that it is homage to American film and it was said at a show, ट्रूमैन शो, in 1998। ठीक है। अब इसमें क्यों ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फेस्टिवल ऑब्वियसली कुछ अवार्ड्स मिले होंगे और किस किस को मिले होंगे वो इम्पोर्टेंट होता है। एडिशन इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एडिशन है, कहाँ पे हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। किसको अवार्ड मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट वो है जो इंडिया के कुछ बंदे होंगे जिनको अवार्ड मिला होगा। तो सबसे पहला है शाहरुख सेन। शाहरुख सेन शाहरुख सेन जो इंडियन फिल्म मेकर है, इंडिया के फिल्म मेकर है, ठीक है। और उनकी फिल्म का नाम है ऑल दैट दैट ब्रैड्स। ऑल दैट ब्रैड्स। इस फिल्म ने जीता है 2022 का गोल्डन आई। वैसे तो इसका फ्रेंच नाम है लियोइल डी, और वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडियन जो इंग्लिश का नाम है उसका गोल्डन आई। 2022 का गोल्डन आई अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल में ये मिला है। फाइन। और इसके साथ साथ में एक अवार्ड है, उसका नाम है पाल्मे डी और। पाल्मे डी और अवार्ड 2022 का ये किसको मिला है? ये मिला है एक स्वीडिश कॉमेडी है, स्वीडिश की एक कॉमेडी मूवी है और उस मूवी का नाम है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। तो उस मूवी को मिला है पाल्मे डी और अवार्ड मिला है, ठीक है। ओके। इसके साथ साथ में एक और अवार्ड है, अवार्ड का नाम है ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है मूवी क्लोज को। मूवी क्लोज को ये अवार्ड मिला है ग्रैंड प्रिक्स। देखिए स्टार मार्क कर दिया, मतलब ये अवार्ड है, कभी ये समझ लो। ये अवार्ड का नाम है और किसको मिला है? मूवी क्लोज को मिला है, ठीक है। और इसके साथ साथ में इंडिया जो है, इंडिया का नाम बोला गया है कंट्री ऑफ ऑनर। कंट्री ऑफ ऑनर। इंडिया वॉज नेम्ड एज कंट्री ऑफ ऑनर। कहाँ पे बोला गया है? केन्स मार्केट में, ठीक है। केन्स मार्केट जो केन्स फेस्टिवल के अंदर ही ये केन्स का मार्केट लगा हुआ था, इसके अंदर बोला गया है कि इंडिया वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर, पहली कंट्री ऑफ ऑनर। ओके। और इसकी जूरी कौन बनी थी? जूरी 75th केन्स फेस्टिवल में इंडियन जूरी कौन बनी थी? तो इंडियन जूरी का नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण वॉज इन द जूरी ऑफ 75th केन्स फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। अब चलते न्यूज़ नंबर 13 पर। नटरांजन सुंदर, नटरांजन सुंदर का नॉमिनेशन हुआ है एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बनाया गया है इसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। नटरांजन सुंदर हैज़ बीन नेम्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बैक्ड बैड बैंक है, गवर्नमेंट सपोर्टेड बैड बैंक है। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है? नटरांजन सुंदर को बनाया गया है। एंड ही इज गोइंग टू रिप्लेस whom? ही इज गोइंग टू रिप्लेस पद्म कुमार एम नायर। पद्मा कुमार एम नायर को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है।
इसके साथ साथ में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने अपॉइंट किया है किसको, करनाम शेखर को। करनाम शेखर, जो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहती है ना, मैंने एक माइक ऑर्डर किया है तो उससे शायद बैकग्राउंड नॉइज़ इतनी ना आए, तो ऐसी मेरी कोशिश है, हो जाए सही तो ठीक है। सो अपॉइंटेड करनाम शेखर, एंड करनाम शेखर को अपॉइंटमेंट किया है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है बोर्ड का। ठीक है, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का बोर्ड है उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है NEC, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नहीं है ये, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, लिख देती हूँ, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, करनाम शेखर को अपॉइंट किया गया है एंड ही इज़ द फॉर्मर, ये क्या है, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इंडियन ओवरसीज़ बैंक के, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के और देना बैंक के, दोनों के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये रह चुके हैं। इसके साथ साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक और को बनाया गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया मालविका सिन्हा को, मालविका सिन्हा जो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सो इम्पोर्टेंट क्या है, मालविका सिन्हा, इम्पोर्टेंट क्या है, करनाम शेखर, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, नटरांजन सुंदर। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, रिप्लेस करने वाला भी इम्पोर्टेंट होता है कि किसको रिप्लेस किया, कुछ भी पूछ सकते हैं आजकल के पेपर में। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर 14। सो अब देखिए 14th न्यूज़ क्या है। 14th न्यूज़ इज रिलेटेड टू 59th एडिशन है किसका, टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। देखिए जो ये 59th एडिशन आया है टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का, मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का। सो इसमें बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, ये नाम है सुपर कंप्यूटर का जो US का है। सो इसको बोला गया है एक सुपर कंप्यूटर, ये तो मैंने बता ही दिया, और इट इज़ इक्विप्ड विद एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस। ठीक है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस के साथ ये इक्विप्ड है, और इसको बोला गया है, इसने ये अब क्या बन गया है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। और इससे पहले वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, उसको रिप्लेस कर दिया है और उसका नाम है, जापान का सुपर कंप्यूटर था फुगाको। ठीक है, फ्यूगाको, जो फ्यूगाको सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बोला जाता था, लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, फ्रंटियर ने ले लिया जो US का है। ओके फाइन, और जो ये फ्रंटियर है इसको बनाया किसने, US की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की जो ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी है, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है US की, उसने इस फ्रंटियर को बनाया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, न्यूज़ नंबर, ये हमने 14 कंप्लीट किए। ठीक है, 15th न्यूज़। सो 15th न्यूज़ इज रिलेटेड टू वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड का मिल्क डे जो हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है, एड्रेस किसने किया है, इसको किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एड्रेस किया है अक्रॉस द ग्लोब। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो किसका है, यूनाइटेड नेशन का। सो यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
and to create awareness about the benefits of milks and dairies. तो they tell us about the benefits of milk का benefit क्या होता है, dairy का benefit क्या होता है, they tell us about it, dairy के products. ओके और जो सबसे पहला वर्ल्ड मिल्क डे था वो ऑब्जर्व किया गया था 2001 में ऑब्जर्व किया गया था. ठीक है और ये डाटा सेट इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. फर्स्ट वाला 2001 में ऑब्जर्व किया गया था, हर साल 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्व करता है कौन है, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके अब चलते हैं. एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है एंड इन प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल्स और बिलियंस ऑफ पीपल. दे टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, न्यूज़ नंबर 16. सो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है. किसको, यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन अ प्रपोजल, एक प्रपोजल दिया है टू एक्सपेंड द मैंडेट ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसको बेसिकली एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का स्पेशल पर्पस व्हीकल को एक्सपेंशन मिले, उसको एक्सपेंड करने के लिए, जिससे टू अलाउ कोऑपरेटिव्स एज बायर प्लेटफॉर्म. ठीक है अलाउ कर सके कोऑपरेटिव्स को कि वो बायर्स प्लेटफॉर्म पे रहे, बायर्स प्लेटफॉर्म पे. ठीक है सो यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है. और जो मिनिमम इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो थी कांस्टेबल के लिए, जो जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते थे इन सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, वो पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास होनी चाहिए थी. लेकिन अब उसको रिलैक्स करके कितना कर दिया कि अगर एक पर्सन अगर वो 8th क्लास में पास है और वो सीआरपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल ड्यूटी कांस्टेबल. ठीक है ओके और ये बेसिकली जो एजुकेशन का रिलैक्सेशन है, ये 400 कैंडिडेट्स की जो रिक्रूटमेंट हुई है उसके लिए ये रिलैक्सेशन कर दिया गया है. 400 कैंडिडेट्स के लिए, जो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, 3 डिस्ट्रिक्ट से है. ठीक है ये सबके लिए नहीं है, हर एक बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 3 डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं. एक तो हो गया साउथ छत्तीसगढ़ को बिलोंग करते हैं. ठीक है दूसरा हो गया जो बिलोंग करते हैं बीजापुर. ठीक है ओके तो साउथ छत्तीसगढ़ में जो साउथ छत्तीसगढ़ के ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर हो गया, दांतेवाड़ा हो गया. ठीक है नक्सली एरिया दांतेवाड़ा एंड सुकमा. सो दोज candidates who belong to these 3 districts, their educational qualification has been relaxed from 10th class to 8th class, so they can apply for the post of constable in CRPF. ओके इसके बाद इसी में ही जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस था ना, जिसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया यूनियन कैबिनेट ने, इसने एक मॉड्यूल भी डेवलप किया है. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक मॉड्यूल डेवलप किया है और उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉड्यूल. किस लिए किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए किया है, जिससे वो इंटीग्रेट कर सके फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ को एंड इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को. ठीक है बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट का जो पोर्टल है उसके लिए. ठीक है उस पर सेल हो सके प्रोडक्ट्स की, उसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ ये आईटी मॉड्यूल को डेवलप किया है. किसने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने. ठीक है अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 17 पर. सो ब्लू डार्ट
एक्सप्रेस, ये क्या है, एक इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है, इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है। और इसने किसके साथ मिलकर के, ड्यूटसे पोस्ट DHL ग्रुप के साथ मिलकर के साइन किया है। क्या साइन किया है? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, दैट इज CNN प्लेज को साइन अप किया है। और प्लेज को साइन अप किया है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्लेज को साइन अप किया है किसने? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने, विच इज़ एन इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी विद होम ड्यू से PDHL ग्रुप के साथ मिलकर के। और इस प्लेज को फ्रेम किया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने इस प्लेज को फ्रेम किया है। और इनका पूरा टोटल एम है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन को रोकने का इनका टारगेट है, ठीक है। उनको रिड्यूस करना है ग्रीन हाइड्रोजन गैस की एमिशन को टू नेट ज़ीरो पे लेके आना है बाय 2050, 2050 तक। ये ग्रीन हाइड्रोजन गैस के एमिशन को रिड्यूस करना है, नेट ज़ीरो पे लेके आना है बाय 2050, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, इसी में एक और चीज़ भी है, क्या है देख लेते हैं। सो बेसिकली जो ये ड्यूटी से पोस्ट DHL ग्रुप था, इसने हैज़ टेकन मेजर्स वर्थ ऑफ ड्यूटी से बैंक DHL ग्रुप ने एक मेजर्स उठाए हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स उठाए हैं। और किसी में इन्वेस्टमेंट किए 7 बिलियन यूरो की, 7 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन गैस को रोक सके बाय 2030। क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से तो ग्रीन हाइड्रोजन गैस का जो एमिशन रोकना वो है कि 2030 तक ये चीज़ें हो जाए। वैसे दोनों ने मिलकर 2050 तक के लिए साइन किया है, लेकिन इसने 7 बिलियन यूरो इन्वेस्ट किए हैं ग्रीन हाइड्रोजन गैस के रिडक्शन के लिए, जिससे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ही वो 2030 तक ही ख़त्म हो जाए। और जो ये क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ है ना, ये प्लेज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, सो इसको लॉन्च किया था 2015 में, लॉन्च हुआ था क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ठीक है जी। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 18 पर। सो वाइल एड्रेसिंग द नेशनल मिनरल कांग्रेस एड्रेस की गई। और ये नेशनल मिनरल कांग्रेस एड्रेस की गई कहाँ पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये एड्रेस की गई है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में एड्रेस की गई है। सो इसमें बेसिकली विनोद कुमार तिवारी जो एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, देखिए कोल है, कॉमर्स नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है, दिस इज कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के एडिशनल सेक्रेटरी है। उन्होंने हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है टू इंक्रीज, एक टारगेट सेट किया है कि जो कोल का जो गैसिफिकेशन है उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाए, इंक्रीज करके उसको 100 मिलियन टन कर दिया जाए बाय 2030, 2030 तक कोल गैसिफिकेशन को 100 मिलियन टन कर दिया जाए, ऐसा टारगेट सेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल खर्चा कितना आएगा? 4 लाख करोड़ रुपए का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट उसमें 4 लाख करोड़ रुपए की होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि कितने मिलियन टन कौन से ईयर के लिए है, और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन सी कांग्रेस हुई थी, कौन से कहाँ पे हुई थी, कौन से स्टेट में हुई थी, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 19 पर। सो एक एनुअल रिपोर्ट डाटा आया है
एनुअल रिपोर्ट डाटा आया है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की जो बैलेंस शीट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट वो इंक्रीज हो गई है कितनी, बाय 8.46%। 8.46% इंक्रीज हुई है बैलेंस शीट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो अब कितनी हो गई, 61 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट हो गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 8.46% का इंक्रीमेंट हुआ है। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। फाइन और अब कितना हो गया, 61.9 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। और अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्वे ऑफ कंज्यूमर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सर्वे हुआ है कंज्यूमर्स के ऊपर ऊपर कंज्यूमर्स के ऊपर कंज्यूमर्स के ऊपर बैंक नोट से रिलेटेड। तो बेसिकली जो इंडिया के लोग हैं वो प्रेफर करते हैं 100 रुपीज़ का 100 डिनोमिनेशन बैंक नोट। ठीक है, 100 रुपये के डिनोमिनेशन के बैंक नोट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। ठीक है, और लीस्ट प्रेफर्ड में कौन है, 2000 रुपये का जो है नोट है वो लीस्ट प्रेफर्ड है। सबसे कम लोग चाहते हैं कि 2000 रुपये का खुला नोट हो, तो 100 रुपये का ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ है कि जो टोटल नंबर ऑफ फेक इंडियन करेंसी नोट्स है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, FICN मीन्स फेक इंडियन करेंसी, जो टोटल फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स वो इंक्रीज हुए हैं। पहले 2,08,625 पीसेज मिले थे 21 में, 21 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21 में। अब कितने हो गए, 2,30,971 पीसेज मिले हैं 2022 में। ठीक है जी। और एक और चीज़ है ऐसी पता होनी चाहिए, जो एनुअल रिपोर्ट निकली है 2020-21-22 की, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स जो है उनको उनको चेतावनी उनको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक ऑफ द रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड स्लीपेज ऑन एडवांसेस दैट वर रीस्ट्रक्चर्ड ड्यूरिंग कोविड-19। जो कोविड-19 के टाइम पे कमर्शियल बैंक्स जो थे वो यू नो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे थे पब्लिक को। ओके, तो ये रिस्क बताया है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब इतना नहीं करे जो कोविड के टाइम चल रहा था, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों को ज़्यादा पैसे की डिमांड थी। तो जो इंक्रीज स्लीपेज है लोगों के पास जो जा रहा है उसको वो बढ़ना एक रिस्क है कमर्शियल बैंक्स के लिए। तो इसके लिए क्वेश्चन उसको कमर्शियल बैंक्स को दिया गया है। ठीक है, क्योंकि स्लीपेजेस क्या होते हैं, बेसिकली जो ये स्लीपेज है इंक्रीज एडवांसेस का जो पब्लिक को दिया जाता है, वो स्लीपेजेस वो होते हैं जब बैंक के जो एसेट्स हैं, अब ये चीज़ रिस्की है, उस टाइम तो पब्लिक वेलफेयर के लिए वो कर रहे थे। सो जो बैंक के एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे अगर बोरोवर्स 90 डेज़ के अंदर अंदर पे नहीं करते हैं। ठीक है, 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर वो लोग इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, उस केस में जितना भी बैंक का एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए कमर्शियल बैंक को बोला गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू, ये हमारा 20-19 हो गया, तो 20th क्या है, दिस इज़ रिलेटेड टू SBI जर्नल इंश्योरेंस। SBI जर्नल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। SBI जर्नल इंश्योरेंस लिमिटेड जो इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट जर्नल इंश्योरेंस है, वन ऑफ द, नॉट फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट जनरल
इंश्योरेंस कंपनी है, उसने एक इंट्रोड्यूस किया है न्यू हेल्थ, इंट्रोड्यूस किया है क्या, नया हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है, न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने, क्योंकि उसका मेन फोकस किस चीज़ पे है, न्यू इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, और इन हाउस क्लेम सेटलमेंट पर फोकस कर रहा है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। सो इट इज़ नाउ फोकसिंग मोर ऑन, इसी के लिए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किया गया है हेल्थ प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, और साथ साथ में इन हाउस सेटलमेंट, इन हाउस सेटलमेंट्स पर, ओके। और इसके साथ साथ में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये इम्पोर्टेंट है कि न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किसने किया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो इंडिया का लार्जेस्ट एंड प्रीमियम कमर्शियल बैंक है। और वन मोर थिंग, एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी ने, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइन अप किया है अपोलो 247 के साथ, अपोलो 24/7 के साथ, जिससे वो कस्टमर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सके टू अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज की जो अपोलो देता है, वो सारी सर्विसेज जो अपोलो प्रोवाइड करेगा, वो सारी सर्विसेज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर इंश्योरेंस को भी, इंश्योरेंस सेक्टर को भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, ये हमने 20 के 21, 21st न्यूज़ इज रिलेटेड टू इलॉन मस्क, एंड सब जानते हैं इलॉन मस्क, हु इज इलॉन मस्क। सो इलॉन मस्क इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेस्ला, स्पेस एक्स के भी है, ठीक है, टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और भी बहुत सारी कितनी कंपनियां हैं, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस जिसके लिए है वो है टेस्ला और स्पेस एक्स। सो इन्होंने टॉप किया है किसको, फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ, 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पेड सीईओज, ठीक है, और ये लिस्ट है 2021 में 10 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पेड सीईओज, उसको टॉप करने वाले हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने इसको टॉप किया है क्योंकि इनकी जो नेटवर्थ है वो 23.5 बिलियन यूएस डॉलर है। सेकंड पोजीशन पर आए हैं टिम कुक, टिम कुक जो है वो सेकंड पोजीशन पे आए हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एप्पल के, और उनकी नेटवर्थ है 770.5 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, ओके। तो डिफरेंस देख रहे हो, पहले के नेटवर्थ में जो पहला बंदा है दूसरा बंदा है, तो इनकी नेटवर्थ है 23.5 बिलियन, दिस इज 770.5 मिलियन से। और थर्ड पोजीशन पे है निवेडिया, निवेडिया देखा होगा आपने, इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, काफ़ी एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पे। इसके सीईओ है जैनसन ह्युआंग, इनके ये थर्ड पोजीशन पे आए हैं, तो इनकी वर्थ जानने के इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे इलॉन मस्क, सेकंड पोजीशन पे टिम कुक, थर्ड पोजीशन पे जैनसन हुआंग। उसके बाद जो सत्य नडेला है, सत्य नडेला जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है माइक्रोसॉफ्ट के, उनकी पोजीशन आई है 7th, ही गॉट 7th रैंक, ठीक है, विद 309 मिलियन यूएस डॉलर, 309 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, ठीक है, एंड ही इज़ द ओनली इंडियन ओरिजिन पर्सन, इंडियन ओरिजिन सिर्फ एक 500 की पूरी लिस्ट पे इंडियन ओरिजिन के सत्य नडेला जी ही है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 22 पर, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन के टॉप 10 की लिस्ट में इंडियन ओरिजिन के सिर्फ यही है, और इम्पोर्टेंट भी यही होता है, ये थोड़ी ना पूछेंगे कि 454 रैंक पे कौन था, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट। और क्या पूछेंगे। अब चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू राजेश गैरा का अपॉइंटमेंट हुआ है। राजेश गैरा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है किस पोस्ट पर? डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। और इनका अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। किसने अप्रूवल मिला है? अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, लिख देती हूँ, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है। राजेश गैरा जी डायरेक्टर जनरल बने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, ओके। और जो ये राजेश गैरा है बेसिकली ये सीनियर साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है और डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं एनआईसी में, डिप्यूटी डायरेक्टर भी रह चुके हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। फाइन। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 22 पर। तो 22nd न्यूज़ इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस जिसको लीड किया किसने? हार्दिक पांड्या ने। जिसके कैप्टन कौन थे गुजरात टाइटन के? हार्दिक पांड्या। और इन्होंने जीता है 15th एडिशन, यानी कि 15वां एडिशन किसका? टाटा स्पॉन्सर्ड आईपीएल। स्पॉन्सर किसने किया था आईपीएल को? टाटा ने स्पॉन्सर किया था। और आईपीएल 2022 को जीता है किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है, जिसका लीड कर रहे थे हार्दिक पांड्या। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट गुजरात टाइटन ने पहली ही आईपीएल सीजन में फर्स्ट विक्ट्री हासिल की है। ठीक है, और हराया किसको है? डिफीटेड हूम? राजस्थान रॉयल्स को। राजस्थान रॉयल्स को हराया है। तो ये जो ये मैच हुआ था, ये मैच कहाँ पे हुआ था? ये मैच हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, और ये जो ये लीग हुई थी ये 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च के बीच में हुई थी। ओके। उसके बाद कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि सबसे ज़्यादा विकेट टेकर कौन था, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए। सो डुआने ब्रेवो, डुआने ब्रेवो जो वेस्ट इंडीज़ को बिलोंग करते हैं और ये चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहे थे। तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर बने, हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं कौन? डुआने ब्रेवो हु इज़ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। ठीक है, इन्होंने किसको सरपास कर दिया है? उनकी जगह पे सबसे पहले एल मलिंगा थे। ठीक है, एल मलिंगा, लसित मलिंगा जो श्रीलंका को बिलोंग करते थे। तो उनकी पोजीशन, उनको हाईएस्ट विकेट टेकर का टैग उनके पास था, लेकिन उनकी पोजीशन अब किसने ले ली है? डुआने ब्रेवो ने ले ली है। उसके बाद रोहित शर्मा, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज़ ही इज़ फ्रॉम इंडिया। सो रोहित शर्मा जो इंडिया से है वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और वो सेकंड इंडियन बने हैं विराट कोहली के बाद जिन्होंने 10,000 रन स्कोर कर लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। T20 इंटरनेशनल में 10,000 रन स्कोर कर लिए हैं आफ्टर विराट कोहली, विराट कोहली के बाद। ठीक है, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, शिखर धवन। वैसे आपने भी देखा है बैंक वाले एग्जाम्स पे इतना स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इतना खास आता नहीं है, पर फिर भी शिखर धवन जो पंजाब किंग्स को बिलोंग करते हैं वो ऐसे पहले इंडियन बने हैं, फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 700 फोर्स, ठीक है, चौका लगाता है ना, तो 700 चौके वो लगा चुके हैं आईपीएल में। तो पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 700 फोर्स लगाए हैं आईपीएल में। ओके, फाइन। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 24 पर। सो
इंडिया ने एक ब्रोंज मेडल जीता है। इंडिया वॉन द ब्रोंज मेडल। ब्रोंज मेडल जीता है किसमें? 2022 के हीरो मेंस हॉकी एशिया कप। हॉकी एशिया कप में हीरो मेंस हॉकी एशिया कप 2022 में ब्रोंज मेडल जीता है। इंडिया ने डिफीट किया है किसको? बाय डिफीटिंग जापान। जापान को हरा के ब्रोंज मेडल जीता है इंडिया ने, ठीक है। और किसकी कैप्टनसी के अंदर हुआ है ये हीरो मेंस हॉकी चैंपियन हॉकी एशिया कप? किसकी कैप्टनसी के अंदर खेला गया? वीरेंद्र लाकड़ा की कैप्टनसी के अंदर खेला गया। और वाइस कैप्टन कौन थे? वाइस कैप्टन थे एसवी सुनील। एसवी सुनील वॉज द वाइस कैप्टन एंड कैप्टन वॉज वीरेंद्र लाकड़ा ऑफ हीरोज मेंस हॉकी एशिया कप। ओके। और ये कहाँ पे हुआ? ये इवेंट हुआ इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया जकार्ता में ये हुआ टूर्नामेंट, ठीक है। और 23 मई से लेकर के 1 जून तक खेला गया। 23 मई से लेकर के 1 जून तक खेला गया। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था एशियन हॉकी फेडरेशन ने। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था एशियन हॉकी फेडरेशन ने। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। क्लियर? उसके बाद चलो, इनको तो इंडिया को तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। गोल्ड मेडल किसको मिला है? गोल्ड मेडल मिला है साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया को गोल्ड मेडल मिला है इसी इवेंट में। और इसने किसको हराया था? मलेशिया को हराया था। मलेशिया को हराया था, तो ऑब्वियसली मलेशिया को सिल्वर मेडल मिला होगा, ठीक है जी। और इस टूर्नामेंट के राइजिंग स्टार कौन बने हैं? राइजिंग स्टार ऑफ दिस टूर्नामेंट इज इंडिया के उत्तम कुमार। उत्तम कुमार को टैग मिला है राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। ये न्यूज़ कंप्लीट होती है, ठीक है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 25 पर। जैसा कि आपको पता है टोटल 60 होती है। तो 25th न्यूज़ इज रिलेटेड टू नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका नाम, जिसे पहले क्या बोला जाता था? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड को पहले बोलते थे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसने रिलीज़ किया है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 की। बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 की रिलीज़ किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। कंजर्वेशन के लिए, ओके, और रिस्टोरेशन के लिए। कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस्ड इकोसिस्टम। बैलेंस्ड इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम बैलेंस्ड इकोसिस्टम के लिए कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 को रिलीज़ किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। इससे क्या होगा? जो एनटीपीसी लिमिटेड का एम है, बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है वो सब में हर जगह स्प्रेड हो, ठीक है। और कुछ हम अप्रोच ले सके, अडॉप्ट कर सके सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट किसका? बायोडाइवर्सिटी का। इसके लिए हम प्रिकॉशनरी अप्रोच अडॉप्ट कर सके, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूज़ नंबर 26। तो यूनाइटेड नेशन ने अप्रूवल दिया है किस चीज़ का? यूनाइटेड नेशन अप्रूव्ड टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ टर्की। रिपब्लिक ऑफ टर्की जो है उसको अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज टर्कियो, टर्किए, ठीक है, टर्किए। और इसका अप्रूवल दिया है किसने? यूनाइटेड नेशन ने इसका अप्रूवल दे दिया है कि रिपब्लिक ऑफ टर्की को अब बोला जाएगा टर्किए, ठीक है, टर्किए। और ये ऐसी रिक्वेस्ट टर्की की गवर्नमेंट ने बोला था। और टर्की अब सारी की सारी फ़ॉरेन लैंग्वेज में यूज़ होगा। ये नहीं कि ये सिर्फ टर्की में ही यूज़ होगा, हर एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में टर्की ही यूज़ किया जाएगा, ओके। और इस कंट्री का फुल ऑफिशियल नेम होगा रिपब्लिक ऑफ टर्की है। पूरा नाम होगा रिपब्लिक ऑफ टर्की और वैसे टर्की है। और टर्किश प्रेसिडेंट कौन है? टर्किश प्रेसिडेंट है रेसिप टैय्यप
रेसिप तैयब इर्दोगन, इर्दोगन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है। और दैट इज इट। इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। 27th न्यूज़ इज रिलेटेड टू पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, CPSC मीन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। PFSCL मीन्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। और बेसिकली इसने क्या किया है, हैज़ मेडन ग्रीन बॉन्ड्स, उसके पास ग्रीन बॉन्ड्स है जिनकी टोटल नेटवर्थ है 300 मिलियन $, 300 मिलियन यूरोज, नॉट $, 300 मिलियन यूरोज है, ठीक है। और इसको लिस्टेड कर दिया है कहाँ पे, इट इज़ लिस्टेड ऑन लग्जमबर्ग ग्रीन एक्सचेंज पर इसको लिस्टेड कर दिया गया है, ग्रीन एक्सचेंज पे इसको लिस्टेड कर दिया गया है, ठीक है, ओके। और जो लक्समबर्ग ग्रीन एक्सचेंज है ये वर्ल्ड का लीडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर सस्टेनेबल सिक्योरिटीज़ के लिए, सस्टेनेबल सिक्योरिटीज़ के लिए लीडिंग प्लेटफॉर्म है। और ये फाउंड हुआ था 2016 में, इट वॉज फाउंडेड, ठीक है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रख लेना, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके पास टोटल ग्रीन बॉन्ड 300 मिलियन यूरोज की है, उसको लक्समबर्ग ग्रीन एक्सचेंज में लिस्टेड कर लिया गया है। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 28 पर। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट हैज़ प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी, उसने प्रोजेक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी को कि वो ग्रो कर सके एट 7.4%, टू ग्रो एट 7.4% इन 2022-23। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह प्रोजेक्शन आया है कि इंडियन इकोनॉमी 2022-23 में 7.5% इसकी ग्रोथ रहेगी, ओके। और विच इज़ एन अपवर्ड रिवीजन ऑफ 20 बेसिस पॉइंट, इससे पहले जो था उसका 7.3 था, ठीक है। सो इसका भी 20 बेसिस पॉइंट इसने बढ़ाए हैं, 20 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किए हैं, ठीक है। और जो रियल जीडीपी है, बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अलग अलग एस्टिमेशन लगाती है, तो जो रियल जीडीपी है वो 11.1 लाख करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हो जाएगा। रियल जीडीपी विल इंक्रीज बाय 11.1%, इंक्रीज 11.1 लाख करोड़ इंक्रीज हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है। और जो नॉमिनल जीडीपी है, ये तो रियल जीडीपी हो गया, जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज करेगा 16.1% इंक्रीज करेगा टू 275 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है, लाख करोड़। सो नॉमिनल जीडीपी जो इंक्रीज हो जाएगी 275 लाख करोड़ हो जाएगी, रियल जीडीपी 11.1 लाख करोड़ रुपये से इंक्रीज होगी, ठीक है। इट इज़ बाय एंड इट इज़ टू, ओके। और जो इन्फ्लेशन का बताया कि वो 6.5 से लेकर 6.7% के बीच में रहेगा फाइनेंशियल ईयर 23 में। पर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि SBI का प्रोजेक्शन इंडियन इकोनॉमी को लेकर 7.5% आया 2022-23 का। Now let's move to next news. Next news is related 29th. So अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है सर्विस टेन्योर को बढ़ाया है। किसका बढ़ाया है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल का। और डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? संदीप प्रधान जो डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के,
उनके जो सर्विस का टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया है टू 2 साल के लिए, बाई 2 years। 2 साल के लिए एक्सटेंड किया है टिल 30th of September 2024। उनका जो टेन्योर था बेसिकली वो 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो 6 जुलाई को ख़त्म होने वाला था। ठीक है, इट विल एंड ऑन 6 जुलाई 2022, लेकिन उसका एक्सटेंशन कर दिया है 30 सितंबर 2024 के लिए। ये 2019 में वैसे इन्होंने अपनी ये पोस्ट संभाली थी 2019 में। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने थे 19 में, तो 19 से 22 तक रहे। उसके बाद 2 साल का अब और एक्सटेंशन मिल गया। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 30 पर। मानी मेखलाई, मानी मेखलाई। सो मानी मेखलाई जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? मानी मेखलाई है। और ये पहली वीमेन बनी है, फर्स्ट वीमेन बनी है ऐसी जिनको यूनियन बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो पहली वीमेन बनी है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और रिप्लेस किसको करेंगे? राजकिरण राय जी को। राजकिरण राय को रिप्लेस करेंगे। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपना पहला विमेन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिला है। उनका नाम है मानी मेखलाई, जो फिलहाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थी कैनरा बैंक में। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, देखिए मनी मेखलाई, नाम मत भूल जाना। उसके बाद है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। सो अजय कुमार श्रीवास्तव जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अजय कुमार श्रीवास्तव। उनका अपॉइंटमेंट हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ही। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ही रिप्लेस्ड पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तो इनको रिप्लेस करके अजय कुमार श्रीवास्तव, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, नाउ बिकम्स द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ओके, इसके साथ साथ में एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं स्वरूप कुमार सिन्हा का। स्वरूप कुमार सिन्हा का तो मानी मेखलाई का देख चुके हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव का देख चुके हैं। तो स्वरूप कुमार सिन्हा जो है उनको रिकमेंड किया गया है एज द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है स्वरूप कुमार सिन्हा को। और ये रिप्लेस किसको करेंगे? एस कृष्णन को रिप्लेस करेंगे, जिनका रिटायरमेंट मई 2022 में हो गया है। ओके, तो एस कृष्णन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये मैंने 3 अपॉइंटमेंट एक ही न्यूज़ में, आर वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 31 पर। सो बेसिकली इंडिया ने कमीशन किया है, इंडिया हैज़ कमीशन्ड उसका पहला, फर्स्ट और एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसको कमीशन्ड किया है कहाँ पे? इंडियन हिमालयाज पर, विच इज़ इन उत्तराखंड। सो इन कमीशन किया है इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल, नाम सुन लेना ध्यान से, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। और कहाँ पे किया है कमीशन? देवास्थल हिल पर कमीशन किया है। और देवास्थल हिल कहाँ पे है? इंडियन हिमालयाज, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में, यहाँ पे कमीशन किया गया है। और जो ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ना, ये बेसिकली स्काई को मॉनिटर करेंगे ट्रांजिएंट एंड वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे सुपरनोवा होगी। ठीक है, सुपरनोवा को ऑब्जर्व करेंगे,
साथ साथ में ग्रेविटेशनल लेंसेज को ऑब्जर्व करें, ग्रेविटेशनल लेंसेज, ग्रेविटेशनल लेंसेज के लिए, ठीक है। और स्पेस डिब्रिस के लिए, स्पेस डिब्रिस और एस्टेरॉयड्स, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कमीशन किया गया है देवास्थल हिल पर। और बेसिकली ये सिचुएटेड होंगे, कहाँ पे सिचुएटेड होगा, 2,450 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। दिस इज़ द हाइट 2,450 मीटर। और किसके कैंपस में, देवास्थल में तो होगा, लेकिन देवास्थल में भी कौन से कैंपस में, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरियोस, आर्यभट्ट या ES, इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाता है एरियस, यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरियस। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, यहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। और जो एरियाज है बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, ठीक है जी। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और बेसिकली 4 मीटर क्लास टेलीस्कोप है, 4 मीटर, 4 मीटर क्लास टेलीस्कोप। ये हमने 31 कंप्लीट किए, 29 एंड माई हैंड इज पेनिंग। तो अब चलते हैं न्यूज़ नंबर 32 पे। 32 32 न्यूज़ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज़ ऑफिशियली अप्रूवल दिया है किस चीज़ का, कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पे जो डिपॉजिट होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स 2021-22 के लिए उसको अप्रूव कर दिया है कि उसका इंटरेस्ट अब 8.1% रहेगा, 8.1% इंटरेस्ट रेट रहेगा किसका, EPF यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसका